हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। बेटा आई वेलकम यू ऑल इन दिस फिफ्थ लेक्चर ऑन मोशन। तो देखो फोर्थ लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस केस को हमने डिटेल में किया था। तो वैसा ही एक सिमिलर सिचुएशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, जिसको हम कहते हैं 1D मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज की क्लास में हम उस केस को एनालाइज करने वाले हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखो 1D मोशन अंडर ग्रेविटी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल उसको आप ऊपर फेंको या नीचे फेंको, वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ये कुछ ऊपर जाता है आपको पता है, और फिर इसी लाइन के अलॉन्ग ये नीचे आ रहा है। तो एक लाइन के अलॉन्ग मूव करता है, हेंस इट इज़ अ 1D मोशन। अच्छा, जब ये बॉडी मूव कर रहा होता है, चाहे ये ऊपर जा रहा हो चाहे ये नीचे आ रहा हो, इस पे जो फोर्स लगता है mg हरदम नीचे की तरफ लगता है। और फोर्स इतना है तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स बाय मास g होता है, और इसका डायरेक्शन किधर होता है, नीचे की तरफ। बॉडी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन हरदम मैग्नीट्यूड बाय जी होता है। जी की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे के ग्रेविटेशन के चैप्टर में इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले भी हैं। तो हम कह रहे हैं कि बॉडी को जब हम फेंकते हैं हवा में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो हम कह रहे हैं कि उस पर mg का फोर्स लगता है, जिसके चलते उसका एक्सेलरेशन g होता है, जिस विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन हरदम नीचे की तरफ है, तो इसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हेंस दिस मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और अगर ये मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो जो हमने 5 फॉर्मूले देखे थे पिछले लेक्चर में, वो फॉर्मूले इस केस को भी एनालाइज करने के काम आ सकते हैं। ओके, तो चलो इसको भी देखेंगे। इसमें भी हम साइन कन्वेंशन लगा लेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो इधर मोशन वाई एक्सिस में हो रहा है, तो ये देखो एक डायरेक्शन प्लस बोल दिया जाएगा और एक डायरेक्शन माइनस बोल दिया जाएगा। तो जो भी वेक्टर्स ऊपर की तरफ होंगे, जैसे कि मान लो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, ऊपर की तरफ है, तो फॉर्मूले में वेलोसिटी को आप पॉजिटिव साइन के साथ पुट करोगे। और जो बॉडी नीचे आ रही है तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो फॉर्मूले में वेलोसिटी को आप नेगेटिव साइन की तरफ साथ पुट करोगे। अच्छा, बॉडी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, एक्सेलरेशन तो हरदम नीचे है, तो एक्सेलरेशन हरदम आप -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करोगे। बहुत बार न्यूमेरिकल्स करने में हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू को सिंपल करने के लिए इसको -10 भी ले लेते हैं। तो हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें वैल्यू -10 ले लिया करेंगे, ताकि हमारा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट ना हो। वैसे इसकी वैल्यू होती है 9.8। ओके, बॉडी जब ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट को आप पॉजिटिव साइन दोगे। बॉडी नीचे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो उसको आप नेगेटिव साइन पुट करोगे। फाइन, तो इन सारी बातों का आप ख्याल रखना। जो भी वेक्टर्स ऊपर की तरफ होंगे प्लस, और जो भी वेक्टर नीचे की तरफ होंगे माइनस। एक्सेलरेशन हरदम नीचे की तरफ है तो उसको हम हरदम माइनस लेके चलेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली चीज हम जो कैलकुलेट करने वाले वो है टाइम ऑफ एसेंट। अब ये क्या होता है, तो एसेंट मतलब ऊपर जाना। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी एक पार्टिकल है, उसको आपने u वेलोसिटी से फेंका, तो इसका मोशन कैसा होगा, ये कुछ हाइट तक जाएगा और फिर वहाँ से वापस आएगा। वापस आने वाला पाथ ओवरलैप करेगा, बट अभी क्लैरिटी के लिए इसको मैं अलग दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ए पॉइंट से फेंक दिया, वो कुछ बी पॉइंट तक जाएगा, और ये बी पॉइंट से स्टार्ट होकर फिर से ये जो पॉइंट होगा ये होगा, तो वैसे ए पॉइंट ही अभी मैं सी दिखा दे रहा हूँ। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या कहेंगे, तो ऊपर जाने का टाइम, मतलब ए पॉइंट से स्टार्ट होके बी पॉइंट तक पहुंचने वाले टाइम को हम कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट। तो अपने को टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए ए से बी का मोशन एनालाइज करना पड़ेगा। ए बी मोशन के लिए क्या क्या पैरामीटर्स पता है, 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी तो एनालाइज कर पाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, कितनी पता है, यू पता है, ऊपर की तरफ है तो प्लस लिख दिया। ओके, उसके बाद और क्या पता है, तो देखो बी पे जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, तभी तो ये और ऊपर नहीं गया। तो फाइनल वेलोसिटी भी पता है, कितनी पता है, 0। और एक्सेलरेशन कितना है, ये एक्सेलरेशन g 9.8, और ये नीचे की तरफ होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -g। तो 3 चीज़ें पता है, और निकालना क्या है अपने को, टाइम निकालना है। टाइम जो होगा वो टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे उसको, और वो कितना है, तो इन चारों का कॉम्बिनेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हो गया 0, ये हो गया u, एक्सेलरेशन को -g, और टाइम ऑफ एसेंट, तो g इंटू टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू u। तो टाइम ऑफ एसेंट हो गया u बाई जी। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो कि अगर u वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो
तो उसको हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में टाइम लग जाता है u बाई जी। फॉर्मूले में आपको साइन नहीं पुट करना है, एक बार फॉर्मूला बन गया तो u और g सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है, प्लस माइनस उसमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अगला है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फिर से वही मानते हैं, ये पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, यू से इसको हमने फेंक दिया है और ये कुछ इधर बी पॉइंट तक गया, फिर बी से स्टार्ट हुआ और वापस से ए पॉइंट पे आया। इसको मैं थोड़ा नाम अलग दे देता हूँ, बी और सी दे देता हूँ। ये सेम लेवल है, सेम लेवल पे आ गया, ठीक है, सेम पॉइंट ही होगा इनफैक्ट। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब कि ये वापस ए से फेंकने के बाद वापस से जो ये ए पे आया होगा, ऊपर गया होगा और फिर ये नीचे आया होगा, इस वाली लाइन को हमने इधर दिखा दिया है। तो ये जो पूरा टाइम लगा होगा फिर से उसी पोजीशन पे आने में, इसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर ये हवा में रहा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए से लेकर सी तक के मोशन को एनालाइज करना पड़ेगा। अच्छा, इस मोशन के लिए क्या क्या पता है, तो इनिशियल वेलोसिटी पता है कितनी, प्लस यू, और क्या पता है एक्सेलरेशन कितना, माइनस जी, और क्या पता है, तो और अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तीन चीज़ें पता है। अब तीन चीज़ें पता है, हम निकालना क्या चाह रहे हैं, टाइम, यही टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो इन चारों का कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो वो लिख सकते हो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू होगी 0, ये हो गया यू, टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ, एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी टी स्क्वायर। इसको इधर लाओ, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू टी, और एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u बाई जी। ठीक है क्या। अच्छा, यहीं से आप टाइम ऑफ डिसेंट भी निकाल सकते हो। देखो टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट कहाँ से कहाँ तक का टाइम, बी से सी आने का टाइम। तो टाइम ऑफ डिसेंट प्लस टाइम ऑफ एसेंट, यही तो है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ डिसेंट आप लिख सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला 2u बाई जी, टाइम ऑफ एसेंट अभी हमने निकाला u बाई जी, तो ये भी दिख रहा है u बाई जी। तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि इसको ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही इसको टाइम लगता है नीचे आने में, और ये दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ होते हैं। ऊपर जाने में u बाई जी, नीचे आने में u बाई जी, और टोटल टाइम लग जाता है 2u बाय जी। ओके, चलो एक चीज़ और देखते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो फिर से वही केस है अपना, ये पॉइंट ए है, इससे आपने u स्पीड से इसको फेंक दिया है और ये कुछ गया है पॉइंट बी तक। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये मैक्सिमम हाइट इसी को बोलेंगे, ये एच मैक्स बोलेंगे इसको, और यहाँ आके इसकी वेलोसिटी 0। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी प्लस यू, फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, एक्सेलरेशन कितना माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही मैक्सिमम हाइट होगा, वो निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर तो हो गया 0, ये हो गया यू स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट हो गया एच मैक्स। तो यहाँ से आ गया 2g एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ से आप लिख सकते हो एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स टू लॉन्च लेवल। कहने का मतलब क्या है कि ये जो ए पॉइंट था आपने यू से इसको फेंक दिया ऊपर, और ये ऊपर गया कुछ बी पॉइंट तक, यहाँ से यू टर्न मारा इसने, और ये वापस से ए पॉइंट पे आ गया। इस बार वापस आ रहा है तो उसको मैं सी से दिखा दे रहा हूँ। तो इसकी इधर कुछ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी कितनी होगी, तो बहुत लोगों को तो लगता है कि ये 0 होगी। तो बेटा 0 तो नहीं होगी, क्योंकि अगर मान लो कि ये फ्लोर है, फ्लोर, और आपने यहाँ से किसी पत्थर को ऊपर फेंका, तो ये पत्थर ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 हो जाती तो इसका मतलब यहीं पे रुक जाना चाहिए था, ये यहीं पे रुकेगा या नीचे जाएगा, तो ये ऑफकोर्स नीचे जाएगा। तो यहाँ वेलोसिटी 0 तो नहीं होती है। ओके, तो ज़रा देखते हैं कितनी होती है। तो अपने को सी पे बोला वेलोसिटी पता करनी है, तो ए से सी के मोशन को एनालाइज करते हैं। क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू, एक्सेलरेशन माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट 0। निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर ही हो गया, और 2 एक्सेलरेशन माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो यहाँ से समझ में आ रहा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब वी इक्वल टू प्लस माइनस यू।
और यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो आपको v इक्वल टू लिख देना चाहिए माइनस यू। मतलब क्या हो गया कि आप जितनी वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंकोगे उतनी वेलोसिटी से ये नीचे भी आता है। अच्छा, एक बार यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट आ जाता है कि अगर ऐसा है तो मान लो अगर हमने जैसे आप देखोगे कि बहुत बार शादियों में लोग फायरिंग कर देते हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक बुलेट फायर कर दिया, और बुलेट फायर कर दिया तो ये तो बहुत हाई वेलोसिटी होती है, तो बुलेट के सामने कोई आ जाए तो वो मर सकता है। तो ये बुलेट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये बुलेट वापस भी आता होगा, और अगर ये वापस भी वेलोसिटी से आए, इसका मतलब किसी के सर पे ये गिर जाए तो वो फिर से मर जाएगा। बट रियल लाइफ में ऐसा तो अपने को देखने को मिलता नहीं है। बुलेट जाते वक्त तो फैटल होती है, आते वक्त इतनी फैटल नहीं होती है। तो ऐसा क्यों, आते वक्त इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा क्यों नहीं होती है? मैथ्स तो अपने को दिखा रहा है यहाँ का कि वेलोसिटी आते वक्त भी उतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, वो क्या मिस कर रहे हैं? एयर रेजिस्टेंस। अभी हमने जो कैलकुलेशन किया है उसमें एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट किया है। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है? ये बुलेट जब ऊपर जा रही होती है तो ये नीचे फोर्स लगाता है, जिससे कि इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, और जब ये बुलेट नीचे आ रही होती है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर फोर्स लगाता है, जिसके चलते फिर से इसकी वेलोसिटी कम होती रहती है। तो एयर रेजिस्टेंस के होने के चलते ये जब बुलेट वापस आती है सेम लेवल पे तो उतनी हाई वेलोसिटी पे नहीं होती है। चलो नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं, ये क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट टी टाइम बिफोर रीचिंग टॉप। कहने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट ए है, किसी पार्टिकल को आपने यू स्पीड से फेंक दिया है, और ये टॉप जो है आपका बी पॉइंट है, बी पे आके इसकी वेलोसिटी हो जा रही है 0। अब टॉप से पहुंचने से टी टाइम पहले, टी टाइम में, जैसे कि मान लो इधर कोई पॉइंट सी बोल देता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि सी से इसको बी जाने में जो टाइम लगा है वो टी लगा है, टी टाइम लगा है। तो ये क्या कह रहा है कि सी से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट टी टाइम बिफोर रीचिंग टॉप। तो आपको बी से लेकर सी का मोशन एनालाइज करना पड़ेगा। बीसी मोशन के लिए आपको क्या क्या पता है? तो बीसी मोशन के लिए आपको फाइनल वेलोसिटी पता है 0, एक्सेलरेशन पता है -g, और टाइम पता है t। ये 3 चीज़ें पता है, ठीक है। तो अब अपने को डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो इन चारों का कॉम्बिनेशन, इन चारों का कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो आप देख सकते हो इन चारों का कॉम्बिनेशन है s = vt माइनस हाफ टी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? v हो गया 0, टाइम तो t है, माइनस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? -g इंटू टी स्क्वायर। तो ये देख सकते हो दिस इज हाफ जी टी स्क्वायर। और आप देख सकते हो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ यू, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ यू। तो चाहे आप इसको 100 मीटर पर सेकंड से फेंको या फिर इसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंको, टॉप से पहुंचने से 1 सेकंड पहले जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका भी होगा। ओके, अब चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है स्टोन इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड टाइम ऑफ एसेंट, डिसेंट, फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, और टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें हम g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, न्यूमेरिकल्स को सिंपल रखने के लिए हम g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है? तो ये तो हमने फॉर्मूला निकाला था u/g। u कितना है? 20 से फेंका, g कितना है? 10। तो ऊपर जाने में 2 सेकंड, और जितना ऊपर जाने का टाइम उतना ही नीचे आने का टाइम, तो ये भी 2 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल होता है तो ये हो जाएगा 4 सेकंड। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया था कितना? u²/2g। तो ये कितना हो जाएगा? 20 × 20 2g, 2 × 10, तो ये हो गया 20 मीटर, ऐसा हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आपने क्या किया? इस केस को देखते हैं जरा, फोर्थ केस को देखते हैं। फोर्थ केस है, फिफ्थ केस है, फिफ्थ केस को देखते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या किया? ये 20 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको एक ऊपर फेंका था, ये गया होगा, इधर आके वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी, फिर ये वापस आया होगा, और ये कह रहा है कि नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी अभी कितनी हो गई है? 10। यहाँ आएगा तो 20 आ जाएगी, तो ये यहाँ से थोड़ा ऊपर ही होगा। तो अपने को ए से लेकर ये पॉइंट बी है, ए से बी के मोशन को एनालाइज करना है। क्या क्या पता है? यू कितना? +20, वी कितना? -10, नीचे की तरफ है तो, और ए ये तो हरदम नीचे है तो -10। ये 3 चीज़ें पता है। और अपने को क्या निकालना है? टाइम, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू व्हाट? तो इन चारों का कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है?
v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हो गया -10, u हो गया 20, एक्सेलरेशन इज -10, टाइम पता करना है। तो 10t को आप कितना लिख सकते हो, 20 + 10 30, तो टाइम इज 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद ऐसा होने वाला है। यही देखो, यही अगर आपसे पूछा जाता कि वेलोसिटी 10 है लेकिन ऊपर की तरफ है, तो इस केस में v कितना हो जाता, +10 हो जाता। u तो आपका वही है 20, एक्सेलरेशन कितना है -10, तो इस केस का टाइम कितना आता, फिर से v इक्वल टू यू प्लस 80 करते, तो v हो जाता 10, u हो जाता 20 -10t, और यहाँ से 10t इक्वल टू 20 - 10 इज 10, टाइम हो जाता 1। तो ये कहाँ पे होता है, इधर कहीं होता है, और इसकी वेलोसिटी इधर 10 के बराबर होती, ओके, ऊपर की तरफ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एट अ कंस्ट्रक्शन साइट अ नट गेट्स लूज एंड फॉल्स, इफ इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड देन फाइंड हाइट फ्रॉम विच इट फेल। तो क्या है, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे एक नट है, वो ढीला होकर गिर जा रहा है, ठीक है, और ये ग्राउंड को हिट कर रहा है। कितनी देर बाद ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो इस प्रोसेस में टाइम लग जा रहा है 4 सेकेंड। तो आपको क्या पता करना है कि ये कितनी हाइट से गिरा था। तो देखो, ये पॉइंट मान लो कुछ ए है और ये पॉइंट बी है, ए से बी के मोशन को एनालाइज करना है। ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वही तो हाइट होगा। डिस्प्लेसमेंट इनफैक्ट नेगेटिव आना चाहिए, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो उसको हम पॉजिटिव मान के और हाइट बोल देंगे। तो ए बी मोशन को एनालाइज करते क्या क्या है, नट खुल के ड्रॉप हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। किसी भी चीज़ को थ्रो करोगे तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा, u 0 हो गया। एक्सेलरेशन, तो ये तो नीचे की तरफ ही होगा, -g मतलब -10, और टाइम दिया हुआ है कितना, 4। 3 चीज़ें दी हुई है, निकालना s है डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम यूज़ कर सकते हैं, और u t कितना हो गया, 0 × 4 + हाफ, एक्सेलरेशन इज -10 × 4 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -800, ठीक है। और इसलिए आप हाइट कह सकते हो, हाइट कितना है 800, माइनस साइन क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। गाइस यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये 80 होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्टोन्स आर बीइंग ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ क्लिफ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। तो कोई भी एक क्लिफ है और इसके टॉप से आप स्टोन्स को ड्रॉप कर रहे हो, और ये क्या कह रहा है, फाइंड डिस्टेंस फेल बाय सेकेंड एंड थर्ड स्टोन व्हेन सिक्स्थ स्टोन इज बीइंग ड्रॉप्ड। देखो, सिक्स्थ स्टोन यहाँ से आप ड्रॉप कर रहे हो, तो जो फिफ्थ स्टोन है, फिफ्थ, ये कितनी देर चला, ये 1 सेकेंड चला होगा, और जो फोर्थ है वो कितनी देर चला, तो ये 2 सेकेंड चल गया होगा। जो थर्ड है वो कितना चला, ये 3 सेकेंड चला होगा, और जो सेकेंड है वो कितना चला, ये 4 सेकेंड चला होगा, और जो फर्स्ट है वो कितना चला, ये 5 सेकेंड चला होगा। क्लियर है क्या है आपको। अब क्या कह रहा है, फाइंड डिस्टेंस फेल बाय सेकेंड एंड थर्ड स्टोन। तो सेकेंड स्टोन तो 4 सेकेंड चला है, और थर्ड स्टोन 3 सेकेंड चला है। तो अगर सेकेंड स्टोन की आप बात करो, तो सेकेंड स्टोन के लिए टाइम हो गया है 4। क्लियर है सबको ये। और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ही, और एक्सेलरेशन भी पता है -10, 10 नीचे की तरफ। अब डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो डिस्प्लेसमेंट s निकालना है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन क्या है, इनका कॉम्बिनेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे s कितना हो गया पता करना है, u कितना हो गया 0 हो गया, तो ut तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाफ, एक्सेलरेशन इज -10, और t स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16/2 इज 8, तो ये हो गया -80 मीटर। तो जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया वो हो गया 80 मीटर। डिस्प्लेसमेंट है -80, डिस्टेंस हो गया 80। और उसी तरीके से जब आप थर्ड स्टोन के लिए करोगे, तो थर्ड स्टोन के लिए टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड्स। तो जब आप थर्ड स्टोन के मोशन को एनालाइज करोगे, तो इसके लिए टाइम है 3 सेकेंड्स। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इसका भी कितना है -10, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s यू टी खत्म, हाफ, एक्सेलरेशन इज -10, और टी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, -90/2 इज -45 मीटर। तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना हो गया, 45 मीटर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ कॉइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ब्रिज एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर इनटू अ बोट इन अ रिवर which was at a distance of 12 meter from the point where coin
strikes it when coin started falling. अब देखो ये सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे कोई ब्रिज है, ये कोई ब्रिज है और यहाँ से एक कॉइन को आप ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, और नीचे कोई रिवर है, ये रिवर है। तो कॉइन को जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो ये जो ब्रिज है रिवर से कितनी हाइट पे है, ये हाइट है 45 मीटर। तो ये कॉइन आके एक बोट में गिर रहा है, ये कॉइन आके एक बोट में गिर रहा है। लेकिन जो बोट है, जब ये कॉइन स्टार्ट किया है फॉल करना t इक्वल टू 0, और ये टाइम तो होगा कुछ t टाइम, तो जब t इक्वल टू 0 पे बोट है, यहाँ पे नहीं है, बोट कुछ पहले है, ओके, कितने पहले है, तो ये 12 मीटर पहले है, ऐसा। तो बोट इधर जा रही थी और ये 12 मीटर पहले है। तो ये कह रहा है कि आप बोट अगर कांस्टेंट स्पीड v से जा रही है तो v की वैल्यू पता करो। तो बोट जितनी देर में चल के यहाँ से यहाँ आई है, उतनी देर में कॉइन यहाँ से यहाँ चल के आ गया है। अच्छा, बोट की स्पीड पता करनी है तो बोट का डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो आपको पता है 12, अब टाइम पता करना है। तो बोट के लिए टाइम कैसे निकाले, तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जितनी देर बोट चला है उतनी ही देर कॉइन चला है, तो बोट और कॉइन का टाइम सेम है। तो अगर कॉइन के मोशन से मैं टाइम निकाल लूँ तो फिर मैं बोट की स्पीड निकाल सकता हूँ। तो कॉइन के लिए अपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कॉइन के लिए पता है u कितना 0, और क्या पता है डिस्प्लेसमेंट कितना 45 नीचे की तरफ, तो -45, और क्या पता है मुझे कॉइन के मोशन के लिए एक्सेलरेशन, ये तो पता ही होता है कितना -10, और मुझे पता क्या करना है कॉइन के मोशन में, t पता करना है, t कितना होगा। तो इसको अगर हम देखें तो इनका कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, तो इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब s कितना है -45, u 0, तो 0 इंटू टी, हाफ एक्सेलरेशन इज -10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया -45 इक्वल टू -5t स्क्वायर, टी स्क्वायर इज 45/5, ये माइनस माइनस तो कैंसिल होने वाले हैं, नहीं, तो t इज 3 सेकेंड्स। तो कॉइन नीचे आ गया 3 सेकेंड्स में। अच्छा, कॉइन नीचे 3 सेकेंड्स में आ गया तो बोट भी 3 सेकेंड्स में यहाँ से यहाँ पहुँच गई। इसका मतलब बोट की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, तो जो बोट की स्पीड है वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला होता है। और ये कितना हो गया, तो यहाँ से स्पीड हो गया डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस चली है 12 मीटर और टाइम लगाया 3 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ अ वेलोसिटी ऑफ v0, ठीक है, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बाय द टाइम इट रिटर्न्स टू द लॉन्च पॉइंट। तो कोई बॉडी है, इसको आपने ऊपर फेंक दिया है विथ स्पीड v0, ये ऊपर गया होगा, इसकी वेलोसिटी 0 बनी होगी और फिर ये वापस आया होगा, यहाँ पे वापस आ गया होगा। तो आपको दो चीज़ें पता करनी है, क्या, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अब आप एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन याद करो, ये कितना था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो है 0, जो भी टाइम t लगा वो अपने को नहीं पता, वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा ये, तो एवरेज वेलोसिटी तो इसकी 0 है। क्लियर है क्या आपको। अच्छा, दूसरा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन याद करो, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डेफिनेशन आपको हरदम ध्यान होनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशन। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, तो ये देखो एच मैक्स ऊपर गया और एच मैक्स नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2h मैक्स, और टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 2h मैक्स अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट। एच मैक्स कितना था, तो एच मैक्स आपको याद होगा u²/2g था, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, ये 2u/z था। तो इनको अगर देखें तो ये g कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, और ये u भी कैंसिल हो गया, तो ये बच गया u/2। तो एवरेज स्पीड इज u/2 वेयर एज एवरेज वेलोसिटी इज 0। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट एंड क्रॉसेस द लास्ट 50 मीटर बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इन 2 सेकेंड्स, फाइंड हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। तो बॉल को आप कुछ हाइट से ड्रॉप कर रहे हो, ये जो हाइट है, और ये लास्ट का जो 50 मीटर है, ये सपोज लास्ट का 50 मीटर यहाँ ग्राउंड है,
तो ये लास्ट का 50 मीटर कितनी देर में क्रॉस कर रहा है, ये 2 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है। तो आपको पता करना है कि ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है, कितने हाइट से आपने इसको ड्रॉप किया। कुछ नाम दे दे रहा हूँ, ए बी सी। आपको ए सी की वैल्यू पता करनी है। अब देखो ए सी मोशन को एनालाइज करना है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या पता है ये देखते हैं। तो यू पता है 0, एक्सेलरेशन पता है कितना -10 अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, और एक पैरामीटर पता होना चाहिए। और कोई पैरामीटर तो दिख ही नहीं रहा मुझे। तो अब मैं क्या करूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में जहाँ पे दी हुई है उस पार्ट को जरा एनालाइज करता हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो बीसी पार्ट की दी हुई है। क्या क्या दिया है इस मोशन में, तो बीसी मोशन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट पता है कितना, -50, टाइम पता है कितना 2, और एक्सेलरेशन पता है ये तो इसका भी -10 है। तो इसके 3 पैरामीटर्स पता है, तो इसकी सारी चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ। अब देखो, अगर मैं बीसी मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी निकाल लूँ, फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी, बीसी की फाइनल वेलोसिटी सी पॉइंट की वेलोसिटी होगी। तो जैसे ही बीसी मोशन की फाइनल वेलोसिटी आ गई, वही फाइनल वेलोसिटी एसी मोशन की भी होगी। तो मुझे एसी के लिए 3 पैरामीटर्स पता चल जाएंगे, और एसी के लिए 3 पैरामीटर्स पता चल जाएंगे, तो मैं एसी मोशन में फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर हाइट भी निकाल सकता हूँ। तो चलो पहले हम बीसी को एनालाइज करते हैं। तो बीसी में क्या क्या दिया हुआ है एक बार फिर से लिख लेता हूँ मैं। तो बीसी में हमें दिया हुआ है S = -50, T = 2 एंड A = -10। और यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी पता करना चाह रहे हैं। कौन सा इक्वेशन यूज़ करें, तो ये हो जाएगा S = VT - ½ AT²। इसको यूज़ कर सकते हैं। S कितना है -50, V पता करना है, T कितना है 2 -½ A कितना है -10, और T² मतलब 2²। ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -50 = 2V, और ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +20। तो 2V कितना हो गया, ये हो गया -70, तो V कितना हो गया -35। माइनस साइन आपको दिखा रहा है, वेलोसिटी किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो एक बार बीसी मोशन की वेलोसिटी आ गई फाइनल, तो जो बीसी की फाइनल वेलोसिटी है वही एसी की भी फाइनल वेलोसिटी है। तो अब हम एसी वाले मोशन को एनालाइज करते हैं। एसी के लिए क्या क्या पता है, यू ए, एसी को अगर देखोगे तो यू पता है 0, ए पता है -10, और फाइनल वेलोसिटी कितनी पता है -35। और इस मोशन का हम एस निकालना चाह रहे हैं। कौन सा इक्वेशन होगा, तो V² कॉम्बिनेशन हो जाएगा U² + 2s, तो ये हो गया -35 का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 हो गया 2, ये हो गया -10 × s। तो s कितना हो गया, -35 का स्क्वायर को तो आप 35 × 35 ही लिख सकते हो, और ये इधर हो जाएगा 2 × 10, और ये 5 से 2 टाइम्स, और ये 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 7 5 35, 3 और 245 ऐसा हो जाएगा अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 1 और 10 25, 61.25 -61.25 मीटर। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। तो मुझसे अगर हाइट पूछा जाएगा, हाइट तो ए से सी का डिस्टेंस है, तो वो मैं बोलूँगा 61.25 मीटर होगा। ओके, तो ये देखो आज हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के इस कंसेप्ट को सीखा हुआ है। ये आपके बुक्स में देखोगे तो जनरली ये ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद दिया हुआ है, बट एनालिसिस सिमिलर थी तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे कवर कर लिया। तो देखो ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ बातें मैंने अभी छोड़ी हुई हैं, वो आपको नहीं बताया। क्या क्या आपको नहीं बताया, मैंने इस चैप्टर में आपको ग्राफ्स को एनालाइज करना नहीं सिखाया। दूसरा, मैंने आपको यहाँ पे सर्कुलर मोशन के बेसिक्स डिस्कस्ड थे, वो भी नहीं सिखाया है। ये 2 चीज़ें अभी मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनको भी हम इन डेप्थ में सीखें, और उसको सीखने के लिए कुछ और हमें मैथ्स की ज़रूरत है। वेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा सा अपने को बेसिक्स आने चाहिए। तो पहले हम उन चीज़ों को सीख लेंगे, और फिर हम ग्राफ्स एंड सर्कुलर मोशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी आप ग्राफ्स एंड सर्कुलर मोशन छोड़ के NCERT पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो till next video, bye bye, take care, be safe and be happy. Thank you.